आइए, तो कल हमारी जो चर्चा थी वो चर्चा हम लोग ब्रैडले और नागार्जुन के बीच में एक संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे, और मुझे ये लगा कि थोड़ा ज्यादा हैवी हो रहा है, तो इसलिए अभी थोड़ा सा जो है यहां पर रुक जाते हैं और आप लोगों को सोचने समझने का मौका देते हैं। अब ब्रैडले और ग्रीन की कहानी में हम सबसे पहले ब्रैडले के साथ ही चलेंगे। और ब्रैडले क्या कहते हैं कि ब्रैडले कहते हैं कि ये जो दुनिया हमको दिखाई दे रही है, यह दुनिया संबंधों की एक खेल भर है। ये इनका जो है स्टेटमेंट है। तो जो दुनिया दिख रही है वो संबंधों का खेल है। यही बात नागार्जुन भी ऊपर कह चुके हैं कि चाहे वो अंश अंशी का संबंध हो या कार्य कारण का संबंध हो या प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में हो, चीजें आपस में कनेक्टेड हैं या चीजें आपस में इसी तरह से जुड़ी हुई हैं, राइट। लेकिन अब यहीं पर हम कहें तो क्या ब्रैडले और नागार्जुन बिल्कुल एग्जैक्टली सेम टू सेम हूबहू एक ही बात कर रहे हैं? तो क्या है कि नहीं, दोनों के बीच में कुछ तो बेसिक अंतर है। और वो अंतर क्या है? तो कहते हैं कि मैं यहां पर जो है एक पॉइंट देता हूं कि नागार्जुन और ब्रैडले में मौलिक मतभेद भी हैं और ब्रैडले में मौलिक अंतर भी है। ठीक है, अंतर किस बिंदु पर है कि ब्रैडले के अनुसार मैं सबसे पहले ब्रैडले को लेता हूं कि ब्रैडले क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो ब्रैडले ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो विचार है वो ऐसे संबंधों की स्थापना करता है जो स्वयं उन संबंधों से परे हैं। यानी कि ब्रैडले के अनुसार, ये देखो मैं दो बार ब्रैडले लिख रहा हूं, ये वाला ले लेते हैं या छोड़ देते हैं। तो ब्रैडले के अनुसार विचार ऐसे संबंधों के, जो हमारे थॉट्स होते हैं, विचार या थॉट्स ऐसे संबंधों की स्थापना करते हैं जो स्वयं ऐसे संबंधों के परे हैं। मतलब मैं कहने की कोशिश क्या कर रहा हूं इस लाइन से मेरी कहने की कोशिश ये है कि विचार जो होते हैं, मतलब कि ये दुनिया, हम इस तरह से कहें कि ये दुनिया जो है विचारों का एक क्रम है, थॉट्स का एक क्रम है, संबंधों का एक क्रम है। मैं पहले भी कई बार क्लास में जब आप लोग को पॉलिटी पढ़ा रहा था तब भी मैंने इस चीज को कहा था कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसे कि हमको दिखाई दे रही है, बल्कि ये दुनिया काफी हद तक वैसी है जैसा कि हम देखना चाहते हैं। ये दुनिया काफी हद तक वैसी है जैसा कि हम इसको देखना चाहते हैं। मैं जब अलग अलग लोगों से बातें करता हूं तो मुझे ये हर बार लगता है कि लोग कई तरह की उलझनों में हैं, कई तरह की दिक्कतों में हैं, और जब बहुत करीबी से उनके उलझनों और उनके दिक्कतों को जानना चाहता हूं तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि वो परेशान इसलिए हैं कि सामने वाले ने इस तरह की सिचुएशंस को क्रिएट किया है। पर जब बातचीत करते हैं, लगातार बातचीत मैं उनके साथ करता हूं, तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि दिक्कत उनको इस बात से नहीं कि दूसरे ने कैसा क्रिएशन कर रखा है, बल्कि उनको दिक्कत इस बात की है कि उन्होंने खुद को नियंत्रित किया है या नहीं किया है। तो स्वनियंत्रण स्थापित किया जाना
ये आवश्यक था और लोग इस काम को नहीं कर पा रहे हैं। वो अपने आप को नहीं समझ पा रहे हैं और अपने विचारों का प्रोजेक्शन, अपने विचारों को वो एक विचारों में एक दुनिया क्रिएट करते हैं और उस दुनिया को दूसरे के ऊपर थोप देते हैं। फिर अब दूसरे के विचार उससे अलग आइडेंटिटी है, तो वह अलग तरीके से चीजों को देखता है, ये अलग तरीके से चीजों को देख रहे हैं। फिर पर इसको ये लगता है कि ये वाला जैसा ये देख रहा है वैसा ये भी देखें, और कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देता है। इसी तरह से ये क्यों जो है बिलबिलाया हुआ है, क्योंकि इसने जो अपना वर्ड क्रिएट किया हुआ है उसके हिसाब से ये सेट नहीं बैठ रहा है। अगर हम केवल इतना मान ले कि वी आर डिफरेंट आइडेंटिटीज, हम अलग अलग व्यक्तित्व हैं और हमारी सोच हर किसी का, जैसे कहते हैं ना कि दो लोगों के फिंगर इंप्रेशंस कभी जो है एक जैसे नहीं हो सकते हैं, दो लोगों की कुंडली कभी एक जैसी नहीं हो सकती है, दो लोगों के दांतों की बनावट एक जैसी नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से दो लोगों के विचार कभी भी बिल्कुल आइडेंटिकल नहीं हो सकते हैं। आप कभी भी देखिए, आपका सबसे खास दोस्त, आपके माता पिता, आपके भाई बहन, आपके शिक्षक, आपके गुरु कभी हूबहू एक जैसा नहीं सोच सकते हैं। सोचते हैं क्या? नहीं सोचते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम दूसरों के विचारों को कितना समझने के लिए तैयार हैं। हमारी उनके साथ बन जाती है जिनके विचारों के साथ हम अपने आप को मोल्ड कर लेते हैं, मोड़ देते हैं, खुद को इजाजत देते हैं कि वह अपने जैसा सोच ले। कुछ लोगों के साथ अच्छा, इसमें भी क्या होता है कि हमारी सोचने की जो गति होती है वो दूसरों के साथ एक निश्चित क्रम में बैठेगी, तभी हम मुड़ पाएंगे, अन्यथा हम मुड़ नहीं पाते हैं। तो ये दिक्कत हमारे लिए हमेशा बनी रहती है। दूसरे इसके साथ कोऑपरेट नहीं कर पाते हैं, हम नहीं बना पाते हैं, हमारी नहीं बनती है। हम दूसरों के सोच की गति के साथ, सोच के प्रकार के साथ नहीं मैच करते हैं, तो हमारी नहीं बनती है ऐसा। हाँ सोनिया। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सोनिया। हाँ, सही कह रहे थे साहब सर, आप जो आज बोले ना, मुझे यही चीज के बारे में आपको कल बोलना था। मैंने आपको इसलिए फोन भी करना था बट मैंने नहीं किया, आपके पास टाइम नहीं होता है। सर, अगर दूसरों के साथ सोच नहीं मिलता है और उन्हें समझाया जाए ना समझे, तो फिर क्या करना चाहिए? पहली चीज तो हमें यह समझना चाहिए कि किसी को समझाना हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ना हम किसी को कुछ समझा सकते हैं। अगर वो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ तो भी यह समझना चाहिए कि अगर तुमसे कोई जुड़ा हुआ है तो वह तुम नहीं हो गए हैं। जैसे सोनिया मान लो किसी जो है ए नाम के व्यक्ति के साथ जुड़ती है, तो ए सोनिया नहीं हो जाएगी और ना सोनिया कभी ए हो जाएगी, है ना। ये सोनिया, मान लो कि सोनिया जो है किसी जो है मैं रियल एग्जांपल ले लूं कि सोनिया जो है अजय नाम के व्यक्ति के साथ जुड़ती है, तो क्या अजय सोनिया हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। अजय की अपनी एक स्वतंत्र और आजाद ख्याल रहेंगे। ठीक बात है ना। ठीक है। और अजय और सोनिया कभी अजय नहीं हो जाएगी। वो तो सही है सर। पूरी बात सुन लो, ठीक है। तो दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, तो दोनों की सोच हमेशा अलग रहेगी। हमें यह समझना होगा, मैं अजय को समझाने के बजाय अगर ये समझ सकूं, सोनिया ये समझ सके कि अजय का अपना अलग सोचने का तरीका है और उसे सोचने की इजाजत दी जानी चाहिए। अब ये मुझ पर निर्भर करता है कि मैं अजय के साथ कितना, या सोनिया अजय के साथ कितना चल पाएगी भी या नहीं चल पाएगी।
अगर सोनिया अजय को अपने हिसाब से समझाने की कोशिश करती है तो बेवकूफी है। ये एक तरह से अजय को मार देना है, किसी के विचारों को मार देने का मतलब उसके व्यक्तित्व की हत्या कर देना है। अभी राहुल गांधी ने स्टेटमेंट दिया, मैंने राहुल गांधी को मार दिया है, तो बहुत सारे लोग मजाक बनाने लगे, बताओ ये जिंदा है और कह रहा मार दिया। मार देने का मतलब ये है कि विचारों के एक निश्चित क्रम को समाप्त कर दिया जाना। तो अगर तुमने अजय के विचारों को बदल दिया तो मतलब तुमने अजय को मार दिया। क्या जरूरत है किसी के विचार को बदलने की? हम क्यों नहीं इस बात को समझ सकते कि वह एक अलग व्यक्तित्व है, हम एक अलग व्यक्तित्व हैं, और दोनों के, अच्छा उसकी जो है सोच का ख्याल अलग है, मेरे सोच का ख्याल अलग है, उसका व्यक्तित्व अलग है, मेरा व्यक्तित्व अलग है। अगर हम यही समझ करके चल दें तो हम संबंधों को ज्यादा बेहतर जी सकते हैं। मैं सुबह से शाम तक मैं ऐसे लोगों के साथ इंटरेक्ट करता हूं जो लोग बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि दूसरे लोग उसकी सोच के जैसे नहीं हैं। हमें किसी और की सोच को रिएक्ट करने की जरूरत ही नहीं, हमें किसी और की सोच को बनाने की जरूरत ही नहीं है। हम जिस दिन ये समझ लेंगे कि हर किसी का सोच, हर किसी का विचार अलग है, उस दिन हम मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि ये जो दुनिया को तुम देख रहे हो, दुनिया में जो तुमको सही या गलत लग रहा है, वो तुम्हारे अपने सोच का नतीजा है। अगर सही या गलत बिल्कुल फिक्स होते तो हर समय, हर कालखंड में वह एक ही जैसे होते। लेकिन हम देखते हैं कि सच बोलना, अगर एक उदाहरण के तौर पर ले लें, तो क्या सच बोलना हर हमेशा सच बोलना ही होता है? नहीं होता है। कई जगह हमको मौन भी रख लेना होता है, कई जगह हमें चुप हो जाना चाहिए। अब आप तो नहीं बोल रहे हो, तो इसका मतलब किसी की हत्या कर देना है, बहुत गलत बात है। लेकिन बॉर्डर पर जाकर के किसी की हत्या कर देना, अब परिस्थिति बदली और चीजें बदल गई। तो यानी कि ये दुनिया जैसे जैसे रंग बदलती है, वो हमारे सही और गलत के फैसलों को बदल सकती है। क्लियर है ना? हाँ जी। तो किसी को समझाने की कोशिश मत करो, अभी तो अपनी ही समझ का भरोसा नहीं। खुद उल्लू के ढक्कन हैं, उल्लू के पट्टे हैं। क्या हमने सब कुछ समझ लिया है? क्या हमने अपनी जिंदगी में सब कुछ सही कर दिया है? नहीं कर दिया तो दूसरे को समझाने क्यों जा रहे हो भाई? मतलब ये तो वैसी कहानी हो गई ना कि घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने। क्यों समझाना ही क्यों है? मैं अपने बड़े से बड़े दुश्मन के साथ, जिन लोगों ने मेरा बहुत बुरा किया, मैं उनके साथ भी बड़ा कंफर्टेबल होकर के बैठता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इसकी जो सोच है वो आपराधिक सोच है, मेरी नहीं है। अब मैं उसको समझाने की, जिस दिन मैं समझाने की कोशिश कर दूंगा उस दिन झगड़ा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि सामने वाला मुझको किस रूप में चाहता है, वो मुझे पसंद करता है, नापसंद करता है, मेरे बारे में गलत सोच रखता है, फर्क ही नहीं पड़ता यार, भाड़ में जाओ तुम। मेरी दुनिया है, मेरा परसेप्शन है और मैं उसमें खुश हूं। किसी की इतनी औकात क्या हो जाएगी कि वह मेरी सोच, मेरी दुनिया को डिस्टर्ब कर दे? जब तक कि मैं दरवाजा न खोलूं, मेरी दुनिया में मेरा सोच एक दरवाजा देती है जिसके जरिए आप अंदर एंटर करोगे। मैं दरवाजा ही ना खोलूं तुम एंटर कैसे करोगे? तो मैंने मजबूती के साथ बंद करके रखा हुआ है। बहुत सारे लोग हैं, मैं बता सकता हूं, बहुत सारे लोग बहुत मेरा बुरा करते हैं, पर मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। मैं खुश हूं, मैं मगन हूं। तो ये पूरी दुनिया जो है, द होल वर्ल्ड इज क्रिएशन ऑफ माई सेल्फ। आई एम द क्रिएटर ऑफ दिस होल वर्ल्ड, एंड नो वन इज अलाउड टू एंटर इन दिस रूम। किसी को यह इजाजत दी ही नहीं जानी चाहिए। अब यही बात ब्रैडले भी कह रहे हैं। ब्रैडले के अनुसार यह दुनिया कैसे बनती है, तो ब्रैडले इस पर कहते हैं, और अच्छा आज मैं जो आप लोग को बोल रहा हूं ना,
ये देखना कि एक वक्त के बाद लोग इसी क्रम में चलने की कोशिश करेंगे। ये मैं आश्वस्त हूं इस बात को लेकर के। अब जरा आगे बढ़ते हैं। ब्रैडले कहते हैं कि संबंध जो है, विचार जो है हमारे, ऐसे संबंधों का निर्माण करते हैं जो स्वयं उन संबंधों के परे हों। तो संबंधों की एक दुनिया है। अब इसको ऐसे समझिएगा, संबंधों की एक दुनिया है, लेकिन कुछ संबंध ऐसे भी हैं जो इस दुनिया से परे हैं। अगर हम ये कहें कि यह दुनिया तमाम तरह के लोगों से भरी पड़ी है, तो क्या कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस दुनिया से परे हों? वो जन्नत में बैठे हैं, वो स्वर्ग में बैठे हुए हैं, वो हेवन में बैठे हुए हैं, वो जहन्नुम में बैठे हैं, नरक में बैठे हैं, हेल में बैठे हुए हैं। यहां कुछ लोग ऐसे भी होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस दुनिया के परे बैठे हैं। तो ब्रैडले ये मानते हैं कि ये दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो एग्जैक्टली इस दुनिया के जैसी नहीं है। यह बात मेरी समझ में आ रही है या इसको आप कंफ्यूज कर रहे हैं समझने में? म्यूजिक वगैरह का शोर तो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है ना आप लोगों को? बैकग्राउंड में म्यूजिक तो नहीं आ रही हल्की फुल्की? नहीं सर। ओके डन। जैसे मैं घर में थोड़ा जोर से म्यूजिक बज रहा है तो मैंने पूछा। बात समझ में आई कि ब्रैडले क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? ब्रैडले एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में हैं। मैं इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। चलो आज थोड़ा कलर वलर चेंज कर दिया जाए, है ना? रोज एक ही जैसा कलर हो जाता है। तो अब ब्रैडले क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि यह एक दुनिया है। ऑल गुड। इस दुनिया में ढेर सारे संबंध हैं, ढेर सारे संबंध हैं। लेकिन कुछ संबंध ऐसे भी बनते हैं जो इस दुनिया से परे हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इस दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी अवश्य हैं जो परिवर्तित नहीं होती हैं, यानी अपवाद हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? हाँ नाम बताइएगा, तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सर हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए। एक बार रिपीट कर दीजिए। इस दुनिया में सब कुछ बदल रहा है, परिवर्तित हो रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह सामान्य नियम है। लेकिन कुछ चीजें अवश्य ऐसी हैं जो कि स्थायी हैं, यानी कि इस परिवर्तनशीलता में वो बदलती नहीं है। ठीक है? जैसे इस संसार में सब कुछ पापी है, लेकिन एक आध पुण्यात्मा भी है। यस सर। है ना? जब क्रिश्चियनिटी कहती है, बाइबल का एग्जांपल मैं ले सकता हूं, बाइबल कहती है कि इस दुनिया में सब पापी हैं, बाय डिफॉल्ट पापी हैं, पैदा होते ही पापी हैं। क्यों पापी हैं? क्योंकि एडम ने सेब खा लिया था स्वर्ग में, और वहीं से सब पापी हो गए। एडम ये क्या लॉजिक हुआ सर? अब उस लॉजिक में नहीं जाएंगे, समझिएगा। तो सब पापी हैं। निधि पापी है, परवेज पापी है, एनी पापी है, सोनिया पापी है। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस पाप में नहीं जुड़ते हैं, जो इस पाप से मुक्त हैं। जैसे आशीष सर पापी नहीं है, नहीं, अपने आप को तो बचा सकते हैं हम लोग। तो इनके यहां भी ब्रैडले ये कहते हैं कि सब कुछ जो है संबंधों का निर्माण हो रहा है, लेकिन कुछ संबंध ऐसे हैं जो संबंधों की दुनिया के परे हैं। ठीक है? मैं इसको जरा एक और लिखिएगा।
कि नागार्जुन ग्रीन की तरह यह मानते हैं कि इस अनुभव मूलक जगत में सब कुछ सापेक्ष है। इस अनुभव मूलक जगत में क्या है? सब कुछ सापेक्ष है, एवरीथिंग इज रिलेटिव। और ब्रैडले क्या मानते हैं? जबकि ब्रैडले के अनुसार साधारण ज्ञान एवं विज्ञान से युक्त संसार में कुछ न कुछ ऐसी सत्ता अवश्य है ये देखिएगा कि जब किसी दार्शनिक को किसी अन्य दार्शनिक या दर्शन के साथ कंपेयर किया जाता है तो वो हिस्सा ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, वो नंबर दिलाने वाला हिस्सा होता है। तो कुछ न कुछ ऐसी सत्ता अवश्य है जो संबंधों के रूप में नहीं होती है। नागार्जुन के अनुसार ऐसी कोई भी सत्ता नहीं है। क्लियर है ये बात कि नागार्जुन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? हाँ सर। अब इस लाइन को पढ़ने के बाद ब्रैडले और नागार्जुन का अंतर समझ में आ रहा है? पढ़ करके देखिए कि नागार्जुन और ब्रैडले में क्या अंतर है। दोनों मानते हैं कि परिवर्तन हो रहा है, लेकिन नागार्जुन ये मानते हैं कि जब इस दुनिया के बारे में आप बात करेंगे जो हमको दिखाई सुनाई देती है, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परिवर्तित नहीं हो रही है। जैसा कि बौद्ध दर्शन में बुद्ध के शब्दों में आपने देखा था कि एक आदमी एक नदी में 2 बार नहीं नहा सकता। एवरीथिंग इज चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। But according to Bradley, there are certain elements जो बदल नहीं रहे हैं। पर नागार्जुन कहते नहीं भैया, ऐसी बात नहीं है। कोई ऐसा अपवाद भी नहीं है जो ना बदले। बदलना है, सबको बदलना है। निधि, सोनिया, सभी लोग बताओ कितना क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर है। क्योंकि सर हर चीज अगर परिवर्तित है तो कोई चीज स्थायी कैसे रह सकती है? हाँ, ये किसके अनुसार है? लेकिन बौद्धों के अनुसार। ये बिल्कुल ये मत समझ लेना कि तुमने अंतिम सत्य समझ लिया है आज। नहीं सर, अंतिम सत्य तो खुद का नहीं समझ पाते। हाँ, तो ये
बौद्धों के अनुसार बौद्ध ये कह रहे हैं और हम इस बात को जो है समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बौद्ध ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिल्कुल सर। अब बौद्धों के अनुसार समझ लिया, फिर सांख्य के अनुसार समझ लेंगे, फिर जब मसूरी पहुंच जाएंगे वहां पर ट्रेनिंग वगैरह ले लेंगे, शाम को फुर्सत होगी तो वहीं किसी पहाड़ी में किसी पेड़ के नीचे शाम को बैठ जाएंगे 2 घंटा और फिर सोचेंगे कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ। ठीक है ना सर? वैसे एक बात है, फिलॉसफी पढ़ने के बाद ना मुझे कई बार ऐसा लगता है, मतलब अपना जो दिमाग की थोड़े मेरे विचार है वो बदले हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि यार मैं क्यों पढ़ रही हूँ ये सब कुछ, ये तो कुछ ये मेरे लिए कुछ मायने रखता ही नहीं है। नहीं, फिर सोचती हूँ कि सर जो शरीर मैंने धारण किया है ना, तो इसको पालने के लिए मैं पढ़ रही हूँ। तो सर काफी चीजें दिमाग में उठती हैं फिलोसफी को पढ़ने के बाद ना, क्योंकि सर सोचने की जो शक्ति है ना वो अलग ही लेवल पे डेवलप होती है इससे। यार पर मैं इस तुम्हारे प्रश्न का जवाब एक तरीके से और देता हूँ। तुमने ये सोचा कि तुम्हें जो है अपने पंचकुला से जो है चंडीगढ़ तक जाना है। यस सर। और चंडीगढ़ में जाकर के तुमको जो है ये चीजें करनी है, या एक बहुत खूबसूरत सा महल है, वहां पे बहुत सारे तरीके के पकवान हैं, दास दासियां हैं, तुम्हारी सेवा करेंगे, ये है वो है। और तुम वहां तक जाने के लिए एक जो है रथ पर सवार हो जाते हो। यस सर। आज की तारीख में मोटर गाड़ी भी में सवार हो जाओ, जैसा तुम्हारी इच्छा। और रथ पर थोड़ा बढ़िया लगता है, थोड़ा सोचने में मजा आता है। मोटर गाड़ी तो हम लोग यूज्ड टू हैं बैठने के लिए, तो रथ में सवार होकर के हम जा रहे हैं। पर लेकिन चंडीगढ़ के उस महल में पहुंच जाने के बाद वो रथ हमको छोड़ देना होता है। लेकिन अगर वो रथ ना हो तो पहुंचना असंभव हो जाएगा या बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो हम जो पढ़ते हैं वो इसलिए पढ़ते हैं ताकि इस शरीर को जिसने धारण कर रखा है उसको तो समझ जाए, तो धीरे धीरे शरीर को। पर सर जैसे आपने मेरे को कल बोला था ना, मेरे को नहीं मतलब सभी को बोला था कि आपका जो लक्ष्य है इसको क्या, मतलब आप आईएएस बन जाओगे, इसके बाद आपका क्या लक्ष्य रहेगा। मतलब वो लक्ष्य की वाली बात ना मेरे को थोड़ा सा हिट की थी, तो मैंने काफी सोचा कि क्या है एक्चुअली। तो कुछ भी समझ नहीं आया। तो सर सच में एक तरह से वो लगा कि बेकार चीज भी हो सकती है, लेकिन नहीं, इससे हमें ज्ञान भी मिल रहा है। कुछ थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है वो। तो देखो जब मैं पढ़ा रहा हूं, मैं तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब भी आज दूं निधि। मैं फिलॉसफी में बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं हैं, कम स्टूडेंट्स हैं, पर मैंने जब ये फिलॉसफी पढ़ानी शुरू की यस सर, तो इस फिलॉसफी ने बहुतों की जिंदगी को बहुत बढ़िया से जो है परिवर्तित भी किया। यस सर। तब से जो है, क्योंकि कुछ लोग लाइव होते हैं, कुछ लोग बाद में क्लासेस को देखते हैं, क्योंकि लगभग सभी जो है क्लासेस को, मैं कुछ क्लासेस जो है प्राइवेट रखता हूँ, कुछ क्लासेस जो है मैं लाइव मतलब पब्लिक कर देता हूँ। तो एक सिद्धांत आप हमेशा समझना, मतलब एक बात समझना, सभी लोग समझना है इस बात को, और सोचना कि फिलॉसफी की क्लास कितनी महत्वपूर्ण है और क्यों ये बहुत जरूरी है। क्यों आप लोगों को, हर किसी को ये कहना चाहिए कि जिंदगी में फिलॉसफी पढ़ो, भले तुम आईएएस की तैयारी करो या मत करो, लेकिन फिलॉसफी आशीष सर से जरूर पढ़ो, फिलॉसफी पढ़ो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि जितने लोग हैं उनमें फिलॉसफी में ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी लोग तो फिलॉसफी को हिस्ट्री की तरह पढ़ा रहे हैं। अब इसने किसी को जान बचाई है इन क्लासेस ने। यस सर। इसने किसी का घर टूटने से बचाया है, इसने किसी को जो है प्रताड़ना का शिकार होने से बचाया है, तो इसने किसी का जो है घर बसाया है। बहुत सारी चीजें, कितने लोग जो है डिप्रेशन वगैरह में होते हैं, इन क्लासेस को देखने के बाद लोगों को लगा कि नहीं, वो अपने ऊपर अब बेहतर नियंत्रण पा सकते हैं। सोचो किस सब्जेक्ट में ये ताकत थी। मैं खुद, मुझसे लोग पॉलिटी पढ़े हैं, लोग मुझसे गवर्नेंस पढ़े हैं, लेकिन क्या पॉलिटी और गवर्नेंस पढ़ते समय मैंने किसी की जिंदगी को जो है बदलने में
कारण बन पाया हूं, निमित्त कारण बन पाया हूं, नहीं बना। लेकिन जब से मैंने फिलॉसफी पढ़ानी शुरू की है, तब से मैंने लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाई है, लोगों के भागते हुए दिमाग को मैंने शांत किया है, लोगों के दुखों को मैंने मतलब इसकी वजह से, इस तरह से, करता तो सब कुछ ईश्वर है, पर ये परिवर्तन लोगों की जिंदगी में आए हैं। और कौन सी ये लोग हैं जो बिल्कुल युवा हैं, जिन पर समाज और राष्ट्र के निर्माण की जिम्मेदारी होती है इस बाहरी दुनिया में, उनको इसने जो है बचाया है। तो इससे अधिक इन क्लासेस की इंपॉर्टेंस और कहां हो सकती है? आप कोई ये कह सकते किसी ने एक जान बचा, इसने तो कितना कुछ कर दिया इन क्लासेस ने। सर एक चीज और भी है, जैसे हम आपसे पढ़ते हैं फिलोसफी, तो अगर हमसे कोई बात करे, थर्ड पर्सन, कोई हम डिप्रेशन में है या कोई भी किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है उस वक्त में, और हम उसको अगर काउंसिल करें ना किसी भी चीज के लिए, तो ये चीज हम कर पा रहे हैं अभी। जैसे पहले नहीं कर सकते थे, कि आप किसी को सलाह नहीं दे सकते थे, कि आप उस चीज को निकाल नहीं पाते थे किसी भी सिचुएशन से। पर जैसे फिलॉसफी पढ़ने के बाद हम किसी चीज को समझाते हैं ना, तो वो इजीली सामने वाले बंदे को समझ में आ जाती है चीजें, और वो सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करने लगता है वो बंदा। बिल्कुल, तो यही कह रही थी सर उस टाइम आपको, निधि जी ने सही से समझाया। मैं तो यही कहने वाल रही थी आपको, बट हम तो पढ़ते हैं ना सर फिलोसफी, तो हम तो समझ रहे, मगर अगला तो नहीं पढ़ता है। तो कुछ लोग समझ जाते हैं सर, कुछ नहीं समझते, जो नहीं पढ़ते नहीं समझते। ये मेरी अपनी निजी जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए मैंने आपको कहा। पर एक बात बताओ, अभी खुद कितना पढ़े हो? तुम्हारी खुद की अभिव्यक्ति की शैली, थोड़ा सा पढ़ा में तो समझ में आया ना सर कि किसी को इतना क्यों समझाना। हाँ एग्जैक्टली। तो थोड़ा सा पढ़ा है तो थोड़े से लोग को समझा लोगे, और पढ़ोगे तो और लोगों को समझा पाओगे, जब पूरा पढ़ लोगे तो सबको समझा लोगे। सर लोग तो पहले अपने घर से ही शुरुआत करते हैं ना सर, सही कि नहीं? अगर हम उधर नहीं समझा पा रहे तो फिर लोगों को क्या समझाएंगे सर? एग्जैक्टली। तो वही थोड़ा सा पढ़े तो थोड़ा सा समझ रहे हो, और पढ़ोगे तो और समझोगे। मैं सोनिया जी की बात को थोड़ा सा वो करना चाहूंगी सर। एक्चुअली में जो उन्होंने कहा कि घर पे अगर समझाए, तो ऐसा है कि घर पे अगर मैं किसी को समझा दूं ना, तो इस बात को उल्टा ले लिया जाता है, लेकिन अगर बाहर किसी को समझाए ना, तो वो इंसान समझ जाता है, क्योंकि घर वालों के साथ जो अपना विचार है ना सर, वो मैच नहीं करते। जैसे आपने अभी कहा कि सभी के विचार एक जैसे नहीं होते, स्वतंत्र होते हैं, तो मैच किसी के साथ भी नहीं करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको खुद ढलना पड़ता है। हाँ एक्चुअली में होता क्या है कि एक तो घर की मुर्गी दाल बराबर, वो आपको समझना नहीं चाहेगा। बाहर वाला भले ही समझ लेगा, लेकिन घर वाला नहीं समझेगा, नंबर एक। नंबर दो चीज ये है, आप इस चीज को समझो ना कि आप बहुत जल्दबाजी नहीं कर रहे हो कि आप अभी से किसी को। दूसरी, मैंने शुरू में एक बात कही थी कि आप किसी को नहीं समझा सकते। सर समझा तो नहीं सकते, लेकिन आपको पता है सर, जैसे हम कोई भी बात, कोई सामने वाला गलत बोल रहा है, हम उसको काउंटर करते हैं ना कि सर, जैसे कि कोई गलत बोल रहा है तो हम उसको करेक्ट करने की भी कोशिश करते हैं ना, तो वो सामने वाला बंदा जो हाइपर हो जाता है कि हाँ इसने मुझे करेक्ट किया क्यों, वो समझना ही नहीं चाहता कि जो मैं बोल रहा हूँ वही उसके लिए परम सत्य है। पहले तो ये समझो कि सबका सत्य अलग है। बिल्कुल सर। किसी को समझाने की कोशिश ही नहीं करना चाहिए। खुद समझ जाओ कि किसी को नहीं समझा सकते, तो दूसरा तुमसे समझ जाएगा। और जब तुम ये समझते हो कि सामने वाला गलत है और अब तुम्हें करेक्ट करना है, तो तुम उसके ईगो को चोट पहुंचा रहे हो। बिल्कुल सर, मैंने ये एक दो बार किया अपने घर पे भी। मतलब मेरे पापा हैं, खैर वो मुझसे बड़े हैं, उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है, लेकिन वो जब बोलते हैं ना, तो कई बार कुछ हद तक वो गलत भी बोलते हैं। तो जैसे हम उनको थोड़ा कहते हैं ना, तो वो एकदम से अग्रेसिव हो जाते हैं। तो फिर वहां पे मैं चुप हो जाती हूँ कि ठीक है, आप ही सही हो। हाँ, और वो वास्तव में सही होते हैं। तुम इस चीज को समझना, क्योंकि वो उनके अनुसार सही है, बिल्कुल सर। अनुसार सही हूँ। और जिस दिन हम ये स्वीकार कर लेंगे कि वो उनका सत्य और ये मेरा सत्य है, उस दिन जिंदगी चलेगी। तो अभी तक हम लोगों ने जो बात किया नागार्जुन के अनुसार, हमने नागार्जुन के अनुसार क्या समझा? पहले हमने समझा कि नागार्जुन का शून्य क्या है, फिर हमने ये समझा कि नागार्जुन के अनुसार यह दुनिया कैसी है। यह स्वभाव शून्य दुनिया है जो लगातार बदल रही है
और ब्रैडले के साथ हमने इसको कंपेयर किया। अब तीसरे चरण में हम ये समझेंगे कि इस दुनिया का मूल तत्व क्या है। जैसे शंकर के अनुसार इस पूरे संसार का मूल तत्व ब्रह्म है, ब्रह्म ही से ये दुनिया बनी है। और शंकर पर मैं यहीं पर आप लोग को समझा दूं कि शंकर के अनुसार ये दुनिया है कैसी। तो मोटे तौर पर मैं बहुत डेप्थ में नहीं जाऊंगा, परंतु शंकराचार्य मानते हैं कि ये जो बाह्य जगत है, ये जो बाह्य जगत है, यह कैसा है, ये भ्रम है या ये मिथ्या है। तो सत्य क्या है? तो जो ब्रह्म है, आप ब्रह्म भी इसे कहिए, इसे जो है आत्मा भी कहा गया कि ब्रह्मम सत्यम जगन मिथ्याम जीवो ब्रह्मैव नापरः। तो यही सत्य है। तो ये फिर दुनिया बनती कैसे है? तो ये कहते हैं कि यह ब्रह्म ही मूल है, ब्रह्म ही मूल तत्व है, और अविद्या या माया के कारण, अविद्या या माया के कारण हम जगत को समझते हैं। अविद्या या माया के कारण क्या होता है? बाह्य जगत है। अब अविद्या के कारण बाह्य जगत है, तो बाह्य जगत में हम भी हैं, तुम भी हो। तो हमारी सोच कैसे बनी? अविद्या से बनी। तुम्हारी सोच कैसे बनी? वो भी अविद्या से बनी। अब अविद्या भ्रम है, मिथ्या है, तो मेरी सोच क्या है? वह भी मिथ्या है। तुम्हारी सोच कैसी है? वह भी मिथ्या है। तो ये मिथ्या, वो मिथ्या, दोनों मिथ्या मिथ्या है। सर 2 मिनट वो वाली स्लाइड दिखाएंगे जो अभी लिखा हो। ये ना बेटा परवेज? यस सर। तो इसलिए मैं अपने अविद्या को, मैंने कहा कि ये मैं सच हूं, और दूसरे वाली की अविद्या को मैं कहने जा रहा हूं कि ये गलत है। जैसे मैं अभी कहा ना तुम लोगों को कि उसका सच है, तुम्हारा सच है, क्योंकि तुम एक तरह की अविद्या में हो और दूसरे तरह की अविद्या में वो है। तुम अपनी अविद्या के कारण अपने आप को सही समझ रहे हो और उसकी अविद्या के कारण तुम उसको गलत समझ रहे हो। तो क्या ये सही बात होगी? सर हो गया। तो इसलिए मैं मानता हूं कि समझाना संभव नहीं है, आप किसी को नहीं समझा सकते। ये जिस दिन समझ जाओगे वो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। तो ये कहते क्या है? ये कहते हैं कि ब्रह्म पर अविद्या या माया का आवरण है, कि बाह्य जगत है। कल भी इस बारे में चर्चा हुई थी। तो ब्रह्म पर अविद्या या माया का आवरण ही क्या हो रहा है? बाह्य जगत है। एक बार फिर से पूछ रहा हूं, क्लास में कहीं बाहरी आवाज की वजह से कोई डिस्टरबेंस तो नहीं आ रही है? नहीं सर, कोई आवाज नहीं आ रही है ज्यादा। बहुत बढ़िया है। ये जो नया माइक लिया है शायद इसकी वजह से जो है ये फिल्टर हो रहा है। बहुत अच्छा है। तो कह रहे हैं कि ब्रह्म पर अविद्या या माया का आवरण ही बाह्य जगत है। ठीक है। जैसे कि एक बाउल था एक बुढ़िया के पास, और ये बाउल जो है यह सोने का बना हुआ था, गोल्ड मेड है। लेकिन इस पर जो है धूल पड़ गई, धूल जम गई ढेर सारी, कई सालों से जो है पड़ा हुआ था। तो अब बुढ़िया इसको क्या समझ रही थी? पीतल का समझ रही थी। तो सोना पीतल क्यों बन गया? क्योंकि यह धूल है, स्क्रैच है, अविद्या है, इसका आवरण ढक गया है। बचपन में कहानी सुनी होगी कि एक सियार को जो है शेर की खाल मिल गई,
और वो शेर बन करके घूम रहा है, लोग उसको शेर समझ रहे हैं। ये खाल क्या है? ये आवरण है। इसी तरह से शादी पार्टी वगैरह में जाते हैं, कुछ लोग मिकी माउस, कुछ लोग जो है छोटा भीम बन जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक आवरण है, अंदर का तत्व कुछ अलग है। इसी आवरण को, आवरण से ढक जाना, इसको जो है अध्यास भी बोलते हैं। अध्यास का मतलब क्या होता है? ढकना, किसी चीज से ढक दिया जाना अध्यास है। पर जिस चीज से ढका गया वो सही नहीं है। इसी अध्यास को आरोपण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अध्यास और आरोपण, यह एक ही शब्द हुआ। इज दैट ओके? तो ये कहते हैं कि ब्रह्म पर, मूल तत्व पर अविद्या के कारण यह आपको दुनिया दिखाई दे रही है। यह दीवार दिख रही है, परवेज दिख रहा है, निधि दिख रही है, सोनिया दिख रही है, रेखा दिख रही है, अनिका दिख रही है। तो ये जो सब दिख रहे हैं, तो रीजन बिहाइंड इट, ये कोई सचमुच में नहीं है, क्योंकि परवेज भी ब्रह्म है, निधि भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, सब ब्रह्म है। लेकिन मैं गुरु के रूप में दिखाई दे रहा हूं, तुम स्टूडेंट के रूप में दिखाई दे रहे हो, ये भी ब्रह्म है, सब ब्रह्ममय है। ये सब अलग अलग रूप में इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अविद्या है। क्या ये समझ में आ रहा है कि शंकर जो है इस जगत को कैसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं? बताइएगा। तो जब आप लोग हाँ ना बोलेंगे तभी मैं आगे बढ़ता हूं। यस सर। सबको समझ में आया? किसी को दिक्कत हुई? नो सर। सर अगर मैं थोड़ा सा इसको बताऊं तो चलेगा? हाँ हाँ हाँ। सर जो शंकराचार्य जी हैं वो बोल रहे हैं कि ये ब्रह्म ही सब कुछ है। उनके अकॉर्डिंग ये अविद्या मात्र आवरण से जो ढका हुआ है, ये अपने जो क्या कहते हैं उसको, स्वरूप, जो इनका अपना स्वरूप है वो ढक जाता है ब्रह्म का अविद्या के कारण। तो इस स्वरूप को पहचानना ही एकमात्र लक्ष्य हो सकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक एग्जांपल मैं और दूं। हाँ हाँ आत्मा एक ब्रह्म है हाँ और ये शरीर एक आवरण है। हाँ, ये भी सही है। तो ये आवरण शरीर क्या है? अविद्या है। विद्या, अविद्या है। और जिस दिन विद्या मिल जाएगा उस दिन शरीर का जो है, उस दिन आईना निहारना बंद कर दोगे, फ्रेंच कट रखना बंद कर दोगे, क्योंकि तुम्हें पता है कि ये सब अविद्या है। इस पर जो है चूना वगैरह पोतना है और वो जो है सलाद वगैरह काट करके इस पर छितराना, वो सब बंद कर दोगे। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि अविद्या को सजा रहे हो। और अविद्या क्या है? अविद्या भ्रम है। रेखा और अनिका, ये बात आप लोग की समझ में आई जो अभी हो रही है? जी सर। तो आप लोग जरा आपस में, रेखा और अनिका, जरा इसको आपस में बात करिए कि आप लोगों ने शंकर के अनुसार इस दुनिया को कैसे समझा और मूल तत्व क्या है। आपस में बात करिए ताकि मैं समझूं कि आपने कितना समझा। और मैं तब तक 2 मिनट के लिए जो है मैं मेरा माइक और कैमरा ऑफ रखूंगा। मतलब शंकर के अनुसार ये है कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं इस दुनिया में वो सब भ्रम है, भ्रम। और जो भी जगत में है ये सब अविद्या के कारण भ्रम पैदा कर रहे हैं, हमें भ्रम पैदा करते हैं। हाँ, और जो मेन जो सत्ता है वो भ्रम की है। मतलब हमारी आत्मा जो है वो भ्रम है, भ्रम। आत्मा ब्रह्म का एक एग्जाम्पल है, बाकी आत्मा भी ब्रह्म का ही एक पार्ट है, ब्रह्म में ही समाहित है। ब्रह्म संदेह वाला या ब्रह्म अविद्या जो हमें होती है उसके कारण हमें लगता है कि सामने वाला पर्सन गलत है, हम अपने आप को सही समझने लगते हैं, जबकि वो अपने तरफ से भी सही होता है, वो उसका सत्य है।
तो ये एक तरह का भ्रम है कि हम सही हैं हर जगह, हम जो देख रहे हैं वो सही है, लेकिन ये सब कुछ अविद्या के कारण होता है। तो जो कुछ है वो भ्रम है, यानी ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या। मुझे ये समझ आया। असत्य भी नहीं है। हाँ, असत्य नहीं है, लेकिन ये अविद्या के कारण भ्रम पैदा करता है बस। हाँ, निधि परवेज आप भी बोल सकते हो। पहले तो ये देखिए कि ब्रह्म और ब्रह्म, ब्रह्म और ब्रह्म दोनों क्या चीजें हैं। आप इन दोनों में ही कंफ्यूज हो। नहीं, ब्रह्म हम ब्रह्म बोल रहे हैं हम, जो हमें चीजों को देखने में गलत फहमी होती है। हाँ। ब्रह्म जो जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो अनिर्वचनीय है, वही सत्य स्वरूप है। हाँ, वो ब्रह्म हमेशा से ब्रह्म ही सत्य स्वरूप है, लेकिन अविद्या का जो आवरण है इसके ऊपर, जो हमारा शरीर है, जो अविद्या रूपी शरीर है, वो इसके जो सत्य स्वरूप है उसको ढक रहा है। हाँ, ढक रखा है। चीजें जैसी हैं वैसी हम उसको अविद्या के कारण अलग समझ लेते हैं। बिल्कुल। तो इस बहस में रेखा आप खुद क्या हैं? ब्रह्म है कि आप अविद्या हैं? सर, अगर ऐसे देखा जाए तो अविद्या के कारण मैं भी ब्रह्म ही हूँ। अविद्या के कारण आप ब्रह्म नहीं, आप ब्रह्म है, लेकिन अविद्या के कारण आप रेखा हैं। हाँ सर, मैंने बोला ना कि अविद्या के कारण जो मैं खुद को समझ रही हूँ वो नहीं हूँ। अब सोचिए कि रेखा आपका किसी के साथ मनमुटाव हो जाता है जी, तो क्या ये मनमुटाव जो है वो वास्तव में है? आप किसी से नाराज हैं, तो क्या ये नाराजगी वास्तव में हो सकती है? ये नाराजगी की वजह क्या होगी? राग, द्वेष, सर अविद्या, अविद्या, ये चीजें जो मिथ्या। अविद्या क्या है? मिथ्या है। तो नाराजगी भी क्या हुई? अविद्या, मिथ्या। अविद्या या मिथ्या। हाँ, मिथ्या। ठीक है ना? इसको दूर कैसे किया जा सकता है? विद्या के जरिए। क्योंकि जिस दिन विद्या होगी उसको दिन पता चलेगा कि मैं और मेरा जो अपोजिट है, दोनों के बीच में कोई अंतर ही नहीं है। मैं भी ब्रह्म, वो भी ब्रह्म, और दो अलग अलग ब्रह्म नहीं है, ये दोनों एक ही ब्रह्म है। ये बीच का जो गैप दिखाई दे रहा है कि ये 2 हाथ की दूरी हम दोनों के बीच में है, वो भी जो है अविद्या है, वो दूरी भी अविद्या है। सर, इसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये हमारा सत्य है और वो दूसरे का सत्य है। जो 6 हमें 6 लगता है वो दूसरे के लिए 9 भी हो सकता है। हाँ, 2 अलग अलग सत्य भी अविद्या है, सत्य ही नहीं है। सत्य 2 अलग अलग नहीं है, सत्य तो एक ही है। सत्य एक ही है, पर हम अपने अपने सोच के कारण उसे अलग अलग बना लेते हैं। अविद्या के कारण राग, द्वेष, प्रेम भी, सिर्फ राग और द्वेष ही नहीं, प्रेम भी, वह भी अविद्या है। घृणा, वह भी अविद्या है। ठीक है। अब आइए जरा देखने की कोशिश करते हैं कि ये तो शंकर के अनुसार, मैंने ये क्यों समझाया, शंकर के अनुसार मैंने क्यों लिया, क्योंकि थोड़ा बहुत मात्रा में ये तमाम बाबा लोग जो प्रवचन करते हैं उसके जरिए हमने सुन जरूर रखा है शंकर को, लेकिन सेम बात शंकर से बहुत पहले कौन कहता है? नागार्जुन कहते हैं। तो आइए नागार्जुन के अनुसार जो है, इस जो है अविद्या को समझने की कोशिश किया जाए कि यह अविद्या कैसी है। ठीक है, तो आइए अब इस पर जो है हम लोग बात करेंगे। तो ये कहते हैं कि नागार्जुन जो है, अब देखिए यहां से नागार्जुन के
अब तक हमने जो है दो चीजों के बारे में बात किया था, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूं कि हमने नागार्जुन के अनुसार समझा कि नागार्जुन शून्य को कैसे देखते हैं और शून्य के क्या अर्थ हैं। हम लोगों ने देखा था कि स्वभाव मूलक शून्य और प्रपंच मूलक शून्य, दो चीजें समझी थी। अब और शून्य के बाद हमने क्या देखा कि वह इस बाह्य जगत को कैसे देखते हैं, और ब्रैडले के साथ, ग्रीन के साथ हमने तुलना भी करके देखी है। ठीक है, तब ब्रैडले और ग्रीन जब मैं कर रहा था तब रेखा और अनिका ये दो लोग नहीं थे। ठीक है, तो उसको आप लोग क्लास का जो छूटा हुआ हिस्सा है उसको देखिएगा। ठीक है, पर अब फिलॉसफी मजा दे रही है कि नहीं दे रही है आप लोगों को? यस सर। सब मजा तो दे रही है लेकिन सिर घूम जाता है। तो शुरू में तो ऐसे ही होगा ना, पहले तो सिर भी नहीं घूम रहा था, अब सिर घूमना तो शुरू हुआ ना। जी, धीरे धीरे आप लोग महसूस करेंगे कि फिलॉसफी न पढ़ना कितनी बड़ी बेवकूफी होती है। और सच में बताएं, जिनका भाग्य, फिलॉसफी सिर्फ भाग्यशाली लोगों को मिलता है, बाकी लोगों को हिस्ट्री पॉलिटी मिलती है। ईश्वर जिन्हें योग्य समझता है उन्हें ही दर्शन पढ़ने का मौका देता है। सर कल मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी कि आपने बोला था ना कि जीवन का उद्देश्य फिलॉसफी पढ़ने के बाद ही आता है। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? कह रहे कमाना और तुम लोगों का पालन पोषण अच्छे से करना। मैंने कहा बस यही, इसके बाद? तो मैंने कहा सर बोल रहे थे पशु के समान है जो जिसका जीवन का उद्देश्य ही नहीं है। बोल रहे मुझे पता है फिलॉसफी पढ़ने वाले ऐसे ही पागल ही हो जाते हैं तेरे जैसे। जीवन का उद्देश्य मैं ये जानना चाहती हूँ फिर एक्चुअल जीवन का उद्देश्य होना क्या चाहिए जगत में रहकर? इसका जवाब मैं दूं या इसका जवाब आप चाहोगे कि आपको खुद मिल जाए? देखो, उन्होंने कहा पागल है। हाँ, ये कल बोल दिया पागल हो चुके हो तुम फिलॉसफी पढ़ के। हाँ, ये फिलोसफर्स के ऊपर जो है आरोप है। पा का मतलब पा जाना है और गल का मतलब होता है बात। तो जिसने बातों का मर्म पाया हो वही पागल हुआ है। कबीर पागल है, हनुमान राम भक्ति में पागल है, तुलसी पागल है, सूर पागल है। अब हनुमान का पागलपन ही तो है ना कि जो मोती को दांत से तोड़ तोड़ करके देख रहे हैं कि राम है कि नहीं है। तो अब आपके पति देव होंगे तो हनुमान को कहेंगे पागल है क्या, मोती लाओ घर पाल लेते हैं। पर उन्होंने उस मोती में राम को पा लिया। तो पागल हो जाना कहां सबके बस की बात है? हो करके देख लो। कहना पागल हूं, विक्षिप्त नहीं हूं। तो पागल कौन है? जो हमें पागल समझ रहा है या जिसने जो है बात के मर्म को नहीं पाया? ठीक है, नादान अबोध लोग हैं। सर नहीं, ऐसे ही हंसी मजाक में चल रही थी, मतलब ये बात। मैं भी हंसी मजाक में ही हूं। तो सर मतलब फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तो क्या होना चाहिए उद्देश्य? सर तो आप इसका बताइए मुझे कि जैसे हम इस संसार में है तो एक मनुष्य का उद्देश्य क्या होना चाहिए? कि असत्य को हटा के सिर्फ ब्रह्म को प्राप्त कर लेना? ब्रह्म कोई ऐसी चीज नहीं है। जब तुम खुद ही ब्रह्म हो तो तुम पाओगे कैसे खुद को? yes, सर इसका आंसर मैं दूं थोड़ा सा। हमारा मतलब जो लक्ष्य होना चाहिए, ठीक है आप संसार में रह रहे हो, संसार के अकॉर्डिंग भी रहना पड़ेगा, लेकिन अगर आप लक्ष्य मानते हो किसी चीज को तो अपने आत्म स्वरूप को जानना ही सबसे बड़ा लक्ष्य है। हाँ, आत्म स्वरूप को जानना लक्ष्य है, लेकिन ये बात साधारण इंसान को कैसे समझाएंगे? नहीं सर, जिसने फिलॉसफी पढ़ी है वो तो समझेगा ना इस चीज को। हाँ, लेकिन अब अनिका अपने साधारण इंसान को आप समझाने जाओगे तो साधारण इंसान तो आप ही को पागल ठहरा देगा ना। वो तो आप ही को कहेगा कि आप ही सब कुछ हो ना। मध्यम मार्ग में जाना होगा, क्योंकि अगर हमने उसको जो है बिल्कुल लायक नहीं समझा तो अतिवाद है।
हमने केवल बिल्कुल। अपने को समझा तो भी अतिवाद है, हमें कोई ना कोई स्वर्णिम मध्यम मार्ग तो पाना होगा ना। लेकिन सर वो सामने वाला इंसान समझना ही ना चाहता हो तो? पहली चीज उसने तुमसे पूछा है तो तुम्हारा तो हम्म, कर्तव्य बनता है कि तुम जानते हो तो उत्तर दो। बिल्कुल सर। मैंने कब कहा कि समझा देना है? लेकिन क्या बुद्ध के अनुसार ये हमारा जो है उद्देश्य ये है कि हम अपने कष्टों और अपने दुखों से अपने आप को मुक्त करें? हमारा प्राथमिक उद्देश्य यही होना चाहिए। और दुनिया में जितने लोग कुछ भी कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं? वो कष्ट और दुख में हैं इसलिए कर रहे हैं। और यस वो सर। एक कष्ट को हटाने के लिए दूसरा कष्ट उठाते हैं। जैसे कि यस सर। किसी को जो है आईफोन खरीदना है और उसके पास बचत कम है, तो वह अब और ज्यादा तकलीफ उठा करके और पैसा कमाएगा, क्योंकि वो जो एक अभाव है आईफोन का उसको दूर करने के लिए वह और ज्यादा कष्ट उठाएगा। जब खरीद लिया तो कहीं उस पर स्क्रैच ना पड़ जाए, इसके जो है कष्ट में जिएगा। बिल्कुल सर। कहीं दुख तो खो सर न दोनों जाए, ही तरफ है, कहीं सुख है भी कि- मिला लेकिन दुख हाँ। के साथ। तो एक दुख को हटाने के लिए उसने 10 दुख और मोल लिए। यस सर। ये तो सर वही बात होगी कि एक झूठ को छुपाने के लिए लाखों झूठ बोले। सर हाँ। तो मतलब जीवन का उद्देश्य है राग द्वेष दुख सुख सबसे ऊपर उठ जाना। उदासीन उद्देश्य नहीं है, यह मार्ग है। मार्ग है अपने जीवन को कष्ट मुक्त कर, दुखों से मुक्त कर देना। जिस दिन अपने जीवन को आप दुखों से मुक्त कर देंगे, जैसे मेरे बारे में अक्सर करके ये चर्चा होती है, बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये बोलते हैं, मेरे घर में भी ये बोला जाता है कि तुम्हें दुख महसूस नहीं होता है। तो लोग समझते हैं कि मुझे दुख इसलिए नहीं महसूस होता है क्योंकि जो है शायद मैं दुनिया के साथ कनेक्ट नहीं करता, मैं उस दुनिया में उतना ही मौज में हूं जितना कि कोई और हो सकता है। मैं सिनेमा भी देखता हूं, मैं बढ़िया पकवान भी खाता हूं, मैं झूमता भी हूं, लेकिन मुझे कष्ट नहीं होते हैं, मुझे दुख नहीं होता किसी चीज का। और उसके पीछे का कारण क्या है? क्योंकि मैंने ये समझा है कि जो सुख आ रहा है वो भी मिथ्या है, जो दुख आ रहा है वह भी मिथ्या है, क्षणिक है। तो मैंने कम से कम अपने जीवन को एक स्तर पर मैं लेकर के गया कि मैंने अपने आप को दुख मुक्त किया। और जितने लोग मेरे इर्द गिर्द हैं वो सब इस बात को मानते हैं। हो सकता है कि किसी काम को करने का मेरे ऊपर प्रेशर आ जाए, दबाव आ जाए, दबाव होने एक अलग बात है, लेकिन मैं दुखी नहीं होता हूं, मैं कष्ट में नहीं होता हूं। तो मैंने एक स्टेज पाया है। लेकिन अभी ये कैसे मिला कि जब मैं ज्ञान की प्रथम सीढ़ी चढ़ा तो मैंने अपने आप को दुख मुक्त किया। इसका फायदा मेरे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं, मैं बता तो रहा हूं ना कि इस क्लास को करते करते जो है मैंने लोगों की जान बचाई है। इस क्लास को करते करते सिर्फ यहां पर मेरा बोलना कितना प्रभावी है, जब मैं आपके साथ बात करता हूं कि मैं जान बची है लोगों की। लोग जो है डिप्रेशन के जो बहुत अधिक शिकार हो रहे थे वो बचा है, लोगों का घर टूटने से बचा है, लोग जो प्रताड़ना के शिकार हो रहे थे वो बचा है, लोगों ने अपने आप को मजबूत बनाया है, लोगों का घर भी बस गया है। अभी आप लोग के सामने है उदाहरण। सोचो, मैंने कुछ किया, मैंने इसमें से किसी को कहा कि तुम भैया जान मत दो, रुक जाओ, नहीं बोला ना, लेकिन जान जो देने जा रहा था वो रुका। जिसका घर टूट रहा था मैंने बोला कि तुम अपना घर मत तोड़ो, वो अपने आप चीजों को समझा और वो रुक गया। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे थे, केवल बातचीत करने मात्र से उन्होंने जो है अपने आप को बेहतर महसूस किया। तो लाइफ इज चेंजिंग जस्ट बिकॉज आई एम टॉकिंग। और ये कब संभव है? कि जब मैं स्वयं को समझता हूं, जब मैं स्वयं दुखों से मुक्त हूं, तब ऐसा संभव हो पा रहा है। तो पहला उद्देश्य, अच्छा क्या मैंने अपना संपूर्ण उद्देश्य पा लिया? नहीं पाया है। क्यों? क्योंकि मैं अभी भी बूढ़ा हो रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ कुछ बीमारी मुझ में आ जाती हैं।
मैं आप लोग को बताऊं कि एक समय ऐसा था कि जब दर्शन शास्त्र मुझसे बिल्कुल छूट गया था और मेरा डायबिटीज का लेवल 350 के ऊपर चल रहा था, बिना दवाओं के मैंने अपने आप को मैनेज किया हुआ था। और ये मानिए कि आज जो है मैं खूब मिठाई उठाई सब खाता रहता हूं और डायबिटीज मेरा जो है बिल्कुल नॉर्मल बना हुआ है। तो ये सब अगर मैं कहूं तो ये एक बहुत बड़ी देन है फिलॉसफी की। ये अभी भी कंप्लीट ट्रूथ नहीं है मेरा, अभी मुझे भी और चढ़ना है। तो जैसे जैसे मैं दर्शन शास्त्र पढ़ता चला जाऊंगा, मैं निखरता चला जाऊंगा। दर्शन शास्त्र ने तो बुद्ध को बुद्ध बनाया था, दर्शन शास्त्र ने ही तो राम को राम बनाया था, दर्शन शास्त्र ने ही तो कृष्ण को कृष्ण बनाया था, दर्शन शास्त्र ने ही तो महावीर स्वामी को महावीर स्वामी बनाया था, दर्शन शास्त्र ने ही मीरा को मीरा बनाया था, दर्शन ने ही हनुमान को हनुमान बनाया था, दर्शन ने ही जो है बर्बरिक को खाटू श्याम बनाया। और खाटू श्याम से आया। अनिका, तुम्हें जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सर। आज अनिका का बर्थडे है। सर नहीं, मेरा नहीं है। सर आपको कैसे मतलब लगा कि मेरा है? क्योंकि जिस दिन तुम्हारे भगवान तुम में जागृत होते हैं, तुम्हारा जन्म उसी दिन होता है। ओके सर। तो ये दर्शन शास्त्र ही है। तो अभी हम सबको, जैसे तुम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, तुम्हें लगता है कि पहले के मुकाबले तुम रिफाइन हुए हो, क्या तुम सब पहले के मुकाबले जो तुम्हारे जीवन में उलझन थी वो कम हुई कि नहीं हुई, कष्ट जो है कम हुए कि नहीं हुए? तो सोचो कि जब इसमें और डूबते चले जाओगे तो तुम्हारी लाइफ कहां पहुंच जाएगी। अच्छा सर, कष्ट तो अभी भी वैसे ही है, लेकिन अब फर्क नहीं पड़ता है। तो यही मतलब फर्क, हाँ, परिस्थितियां वही हैं। जब कुछ फर्क भी नहीं पड़ता होता तो है। कष्ट कैसे? सर वही कि अब इग्नोरेंस और मतलब कि अपने रास्ते चलना है जो हमें करना है। अब कुछ भी होता रहे दुनिया में तो उससे फर्क नहीं पड़ता है खुद पे। हाँ, और जब आप अंदर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि आपको कोई भी चीज प्रभावित नहीं करती है, तो यहीं से समझिए कि यूपीएससी की भी राह आसान हो जाती है। क्योंकि आपकी तैयारी में सबसे बड़ी बाधा क्या है? आपका तकलीफ, आपका दर्द। तो उससे हम मुक्त हो गए हैं। ठीक है।